बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है ये? मुक्त क्षेत्र 41.5%। इसमें अपना पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम, कौन सा वादा? अम्मादा। क्या पढ़ने वाले हैं? तो लगाओ फटाफट, जल्दी लगाओ फटाफट। कीर्तन बातें नहीं रहे, हेडिंग लगा ली। देखो हम्मादा, एक स्थान है जिसका नाम है पोकरण। क्या नाम है बताओ? पोकरण कहां पड़ता है बताओ? जैसलमेर। उसके बाद एक स्थान पड़ता है, कौन सा? बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। और यहां एक स्थान है, और इस स्थान का नाम है, क्या है बताओ? फलौदी। कौन सी लोदी? फलौदी। तो पोकरण बालोतरा से फलौदी तक जो मरुस्थल पाया जाता है या जो भूभाग पाया जाता है, वो भूभाग कैसा होता है? पथरीला। कैसा भूभाग होता है? पथरीला। और उसी पथरीले भूभाग को क्या कहते हैं हम लोग? अम्मादा। बोलो क्या कहते हैं बताओ? अम्मादा। तो आपसे अगर पूछ ले कि अम्मादा क्या है, तो आपका आंसर निकलेगा कि पोकरण जैसलमेर से बालोतरा और फलौदी तक का जो क्षेत्र है, जो भूभाग है, वो कैसा होता है? पथरीला। कैसा होता है? पथरीला। और उसी भूभाग को क्या कहते हैं हम लोग? हम्मादा। बोलो क्या कहते हैं बताओ? हम्मादा। और हम्मादा जो शब्द है, हम्मादा जो शब्द है, वो ध्यान रखना अफ्रीका का एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? सहारा। कौन सा मरुस्थल है? और उस सहारा मरुस्थल में भी पथरीला भूभाग मिलता है जिसे क्या कहा जाता है? हम्मादा। इसी कारण इस भाग को भी क्या कहते हैं हम लोग? हम्मादा। बोलो क्या कहते हैं? हम्मादा। तो मैं यहां लिख देता हूं, कौन सा भूभाग है? पथरीला। कौन सा रीला? पथरीला। और इसी पथरीले भूभाग को हम लोग ने क्या नाम दिया है बताओ? हम्मादा। और ये कौन से क्षेत्र में मिलता है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो आपसे पूछे कि हम्मादा क्या है, तो आपका आंसर निकलेगा कि सर पोकरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा और बालोतरा से फलौदी तक के क्षेत्र में जो मरुस्थल पाया जाता है वो कैसा होता है? पथरीला। कैसा होता है? पथरीला। और उसी पथरीले मरुस्थल को या उसी पथरीले भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? हम्मादा। हम्मादा जो शब्द है वो याद रखना कौन सा मरुस्थल है? अपना सहारा। कौन सा मरुस्थल? सहारा। और सहारा मरुस्थल में भी कौन सा भूभाग मिलता है? पथरीला। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है बताओ? हम्मादा। या हम्मादा शब्द कहां से लिया गया? सहारा मरुस्थल, जो कौन सी अफ्रीका में है बताओ? अफ्रीका। लिखो फटाफट, पहले ये चित्र को बनाना है इसको।
बना लिया। इसमें लिखो पोकरण जैसलमेर, ना लिखो भी, बनाओ ना, ये बढ़िया तरीका छापेंगे पहले। लिखो, अब तो लिख लो, पोकरण जैसलमेर, पोकरण जैसलमेर से बालोतरा व फलौदी, से बालोतरा व फलौदी तक के क्षेत्र में, तक के क्षेत्र में पथरीला, पथरीला भूभाग ऑब्लिक मरुस्थल, भूभाग ऑब्लिक मरुस्थल मिलता है, मिलता है, मिलता है, उसे हम्मादा कहते हैं, उसे हम्मादा कहते हैं, उसे हम्मादा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? नेक्स्ट देखो नोट डाल के, हम्मादा शब्द, हम्मादा शब्द हम्मादा शब्द अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से लिया गया है, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से लिया गया है, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से लिया गया है। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से लिया गया है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है बताओ? 58.5%। तो ये किसके भाग हैं? शुष्क मरुस्थल के या अर्ध शुष्क मरुस्थल के? शुष्क मरुस्थल को हमने कितने भागों में बांटा था? पहला भाग का नाम क्या था और दूसरे का नाम क्या है? अब बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की बात करें, इसके अंदर सबसे पहले पढ़ना है हमें कौन से? अनुदैर्ध्य। कौन से दैर्ध्य? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है भाई, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों की अगर हम बात करें तो याद रखना इन्हें कहा जाता है पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती स्तूप भी कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को हम क्या कहते हैं? पवनानुवर्ती कहते हैं। साथ में याद रखना इन्हें कहते हैं समानांतर। कौन से अंतर? समांतर। उसके बाद इन्हें कहा जाता है बताओ सीप। क्या कहते हैं बताओ? सीप। सीप बालू का स्तूप किसे कहा जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को। और इन्हें कहा जाता है रेखीय बालू का स्तूप। कौन से स्तूप? रेखीय बालू का स्तूप। अब कहोगे सर जी नाम तो बता दिया अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इन्हें कहते हैं पवनानुवर्ती, समानांतर, सीप और रेखीय। ये है क्या चीज? तो इधर देखो, ये मान के चलना, ये अपना क्या है? मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। अब मरुस्थल के अंदर इधर से भी क्या चल रही है बताओ? पवन। क्या चल रही है बताओ? पवन। और इधर साइड से भी क्या चल रही है बताओ? पवन। अब दोनों साइड से क्या चल रही है? पवने। तो पवने जब चलती है तो इन पवनों के समानांतर रेत क्या उड़ती है? उड़ने लग जाती है। कहते ना कि उड़ती है रेत, चलते हैं दुश्मन। समझ गए ना? समझे? तो उसी प्रकार से याद रखना, इधर से भी पवने चल रही है, इधर से भी क्या चल रही है? पवने।
पवने अपने साथ में क्या लेकर आ रही हैं? रेत। क्या लेकर आ रही है? रेत। और जिस स्थान पर रेत इकट्ठा होती है वहां पर किनका निर्माण होता है बताओ? स्तूपों का। और इन्हीं स्तूपों को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? अरे कौन से बालू का स्तूप? अनुदैर्घ्य। कौन से स्तूप? अनुदैर्घ्य। तो इन्हीं बालू का स्तूपों को कहते हैं पवनानुवर्ती, समानांतर और सीप और रेखीय, या फिर सीधा सीधा नाम कौन सा? अनुदैर्घ्य। सीधा सीधा नाम कौन सा? अनुदैर्घ्य। तो अगर पूछे कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या है तो आपका आंसर निकलेगा कि पवनों के समानांतर मरुस्थल में बनने वाले स्तूप या रेत के टीले, उन्हें क्या कहते हैं बताओ? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। इनका दूसरा नाम क्या मिल जाता है? सीप। क्या मिल जाता है? सीप। इन्हें क्या कहते हैं बताओ? रेखीय। इन्हें क्या कहते हैं? समांतर। और इन्हें क्या कहते हैं? और इसका मूल नाम क्या है? अरे मूल नाम क्या है? अब बात करें किसकी बताओ? तो आपका दूसरा नंबर आता है अनुप्रस्थ। कौन सा प्रस्थ बताओ? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब बताएगा कोई तुम में से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। एक बात बताओ, सुनो, ये मान के चलो ये अपना क्या है? मरुस्थल। अब मरुस्थल में कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री। अब इधर से भी क्या चल रही है बताओ? पवने। क्या चल रही है बताओ? पवने। और इधर से भी क्या चल रही है बताओ? पवने। और पवने अपने साथ में क्या ला रही है बताओ? रेत। क्या ला रही है? रेत। लेकिन अब की बार रेत जो इकट्ठा हो रही है वो कितने डिग्री कोण पर होती है? लेकिन मैं सीधा सीधा कहूं कौन के बार याद रखना? लंबवत। क्या? लंबवत। लंबवत रूप में चलने वाली पवने जब रेत को इकट्ठा करती है तो उसके बाद क्या बनते हैं? बालू का स्तूप। और इस बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं बताओ? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो आपसे पूछे कि क्या है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो आपका आंसर निकलेगा कि लंबवत चलने वाली पवनों के द्वारा बनाए गए रेत के टीले, और उन्हें क्या कहते हैं बताओ? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और इसमें जो कोण बनता है वो लगभग कितने का बनता है? 90 डिग्री। कितना का बनता है? 90 डिग्री। अगर पूछे कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या है तो आपका आंसर निकलेगा कि जो मरुस्थल में क्या चलती हैं? पवने। लेकिन वो पवने कैसी चलती हैं? समानांतर। और किसका निर्माण करते? रेत के टीलों का। उन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो इनको उतारो फटाफट जल्दी। पहले इस चित्र को बनाना और इसको लिख ले, फिर मैं परिभाषा लिखाऊंगा। पहले वाले को लिखना, इसके चित्र बनाना, फिर लिखाऊंगा इसमें। लिख लिया? लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो। और समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, दोबारा बता दूंगा ग्रामीण भाषा में। बताओ नहीं बताओ? समझ नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया समझ? देखो कौन सा नहीं आया बताओ? कोई सुन ना आयो? कमाल कर दिए। देखो मान के चलो ये अपना क्या है? मरुस्थल है, ठीक है। एक ये वाला मरुस्थल और एक ये वाला। यहां बन रहे थे कौन से बताओ? अनुदैर्घ्य। कौन से बन रहे थे? अनुदैर्घ्य।
ठीक है। और यहां कौन से बन रहे थे बताओ? अनुप्रस्थ, बालू का स्तूप। ढंग से सुन लेना, ग्रामीण भाषा में समझा दूंगा। अगर तुम्हारी समझ, अगर अब की बार नहीं है तो फिर कभी भी नहीं आएगी, ये बात याद रखिए, है ना। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, इनमें दो शब्द देखना अलग अलग है, उन शब्दों से याद रखना। जैसे कि अनुदैर्घ्य में मैंने लिखाया था, बोलो क्या? समानांतर। क्या? समांतर। और इसमें मैंने लिखाया बताओ लंबवत। क्या बताया था? लंबवत। या फिर मैं एक शब्द और लिख देता हूं, क्या? समकोण। क्या लिख देता हूं? समकोण। इधर समांतर है, उधर क्या है? लंबवत। अब ये उधर समांतर है। अब मैंने कहा कि सर इधर से भी क्या चल रही थी? पवने, और इधर से भी क्या चल रही थी? पवने चल रही थी। लेकिन मैं एक बात मान के सुनना कि यहां पर कुछ क्या लग जाता है, इसके अड़ंगा लगता है रेत, मतलब पवनों के। और तो उसके बाद क्या, इधर से भी रेत उठकर चलती है पवनों के साथ में, और इधर से भी रेत क्या चलती है? उठकर चलती है। जब ये चलती है, जब एक विशेष स्थान पर जाकर पवने आपस में क्या होती है? क्या होती है? टकरा। अब टकराने के बाद जब रेत भी आपस में क्या होंगी? टकराए। जहां पर जब टकराती है तो वो रेत वहां पर क्या होने लग जाती है बताओ? इकट्ठा। क्या होने लग जाती है? इकट्ठा। और इकट्ठा होने के बाद वहां पर क्या बन जाता है बताओ? टीला। और उसी टीले को हम लोगों ने क्या नाम दिया? अनुदैर्घ्य। क्या नाम दिया? अनुदैर्घ्य। तो कहने का मतलब समांतर हवाएं चलती हैं, पवनों की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? समांतर। और समांतर दिशाओं में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्घ्य। क्या कहलाते हैं? अब इधर देखना, अब कहा कि सर लंबवत और समकोण, और जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ। मान के चलो कि मरुस्थल के अंदर, ये मरुस्थल और मरुस्थल में कुछ क्या है? ये विभाजक का कार्य कर रही है, या फिर एक दीवार का कार्य कर रही है। अब इधर से लंबवत, लंबवत का मतलब क्या होता है? हवाएं कैसी होंगी? सीधी या फिर इस प्रकार से? अरे सीधी होंगी या फिर इस प्रकार से होंगी? कहने का मतलब कि एक पवने इधर से चल रही हैं, ठीक है। अब ये चल रही है तो कैसे चल रही? सीधी या लंबवत चल रही है बताओ? अरे लंबवत चल रही है, सीधी चल रही है। और इधर से भी पवने कैसी चल रही है बताओ? लंबवत। और साथ में क्या लेकर जा रही है बताओ? रेत। अब जब ये चलेंगी तो आपस में यहां टकराएंगी तो लंबवत रूप से क्या बनेंगे? यहां पर बालूका के स्तूप, या फिर क्या बनेंगे बताओ? टीले। और उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया? अनुप्रस्थ। मतलब मान के चलो एक अवरोध आ गया, दोनों पवनों के बीच में क्या हो गया? अवरोध। वो बात अलग है, पेड़ वाला आएगा वो पीछे, उसको मैं बताऊं। लेकिन यहां मान के चलो अवरोध आ गया, दोनों की हवाएं आपस में टकरा गई, तो यहां पर किसका निर्माण हुआ? स्तूप का। और उसी स्तूप को हमने क्या नाम दिया? अनुप्रस्थ। कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन से उठकर, कहां से उठकर? जमीन से उठकर। जब पवने अपने साथ में क्या लेकर चलती हैं? रेत। और उसके बाद जब लंबवत चलती है, लंबवत जहां पर टकराती है उसके बाद वहां पर क्या बनता है? स्तूपों का निर्माण। उसे क्या कहते हैं बताओ? अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं बताओ? और उसके बाद अगर पूछे कैसी दिशा होती है पवनों की दिशा? लंबवत। कैसी होती है? लिखो फटाफट। अब भी नहीं आया? अब तो आ गया होगा, लिखो फटाफट। जो पेड़ आता है बीच में उसको तो अलग नाम दिया गया, स्क्रब काफीज। क्या नाम दिया गया है? स्क्रब काफीज। लिखो फटाफट। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य में लिखना। मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल में जब पवनों की दिशा, जब पवनों की दिशा समानांतर, समानांतर अर्थात 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 समानांतर पवने, समानांतर पवने, समानांतर पवने अपने साथ जब रेत लेकर चलती हैं, अपने साथ जब रेत लेकर चलती हैं, अपने साथ रेत लेकर चलती है, तथा एक विशेष स्थान पर, तथा एक विशेष स्थान पर कौन?
विशेष स्थान पर समानांतर पवनें जब टकराती हैं, समानांतर पवनें जब टकराती है तो उस स्थान पर जिन रेत के टीलों का निर्माण होता है, जिन रेत के टीलों का निर्माण होता है उन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं, उन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। दूसरी लिखना, दूसरी परिभाषा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। नंबर 2 डाल के लिखो। लिखो मरुस्थल में, नंबर 2 डाल के, मरुस्थल में पवनों की दिशा के समानांतर, मरुस्थल में पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को, बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। अरे अनुप्रस्थ में लिखा रहा हूं मैंने, अनुप्रस्थ में लिखा रहा हूं मैंने कही दूसरों में पॉइंट डालो, कम में लिख दें दूसरे में डायरेक्ट। देखो अगला, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसका बना लिया वो चित्र वाला, बना लो उसको। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप लिखो। मरुस्थल में पवनों की दिशा के लंबवत ऑब्लिक समकोण पर बनने वाले रेत के टीले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। नंबर 3 डालो, बरखान। कैसी को कहते हैं? बरछान, बरखान या बरछान। बरखान या बरछान।
बरखान या बरछान। इसमें लिखो मरुस्थल में मैं छपाऊंगा, पहले रुको। मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीले बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। तो इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। अगला लिखना, इन्हें विनाशकारी बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन्हें विनाशकारी बालू का स्तूप भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखना, ये बालू का स्तूप गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील। अब बना लो इस चित्र को। और अगली हेडिंग डालो, सब्र काफिज, स्क्रब काफिज। सब्र काफिज, स्क्रब काफिज। सब्र काफिज एवं स्क्रब काफिज। देखो जल्दी बेटा, बना लिए, इसको बना लो, सब्र काफिज और स्क्रब काफिज। कॉफी पी लो, कोई बात ना। सब्र काफिज और स्क्रब काफिज।
सब्र काफिज और स्क्रब काफिज। स्क्रब काफिज और सब्र काफिज। इसमें लिखना मरुस्थल में स्थित किसी वृक्ष पर मरुस्थल में स्थित किसी वृक्ष पर रेत का इकट्ठा हो जाना तथा वहां पर स्तूप का निर्माण हो जाना ही सब्र काफिज ऑब्लिक स्क्रब काफिज बालू का स्तूप कहलाता है। बालू का स्तूप कहलाता है। नंबर 5 पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसमें लिखना इनकी आकृति हेयर पिन के समान होती है। हेयर पिन जो तुम बालों में लगाते हो, इनकी आकृति हेयर पिन के समान होती है। इनकी आकृति हेयर पिन के समान होती है। कैसी होती है? एक और लिख लेना तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप। ठीक है, ये अपना कौन सा खत्म हो गया? शुष्क मरुस्थल। अगला है अपना, हाँ जी, तारा में तुम्हें याद रखना तारा का बालू का स्तूप, ये संपूर्ण मरुस्थल में मिलते हैं, याद रखना। और हेयर पिन वाले भी संपूर्ण मरुस्थल में। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल में पहला कौन सा है? गग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन? गग्गर बेसिन। लगाओ हेडिंग फटाफट।
लगा ली? अरे लगा ली? कौन सा बेसिन? घग्गर बेसिन। बतिया लो पहले। बतरा लो। बतरावे को काम बहुत तगड़ो त्यारो। दिख रहो कहीं? दिख रहो ना? हे, कालिका हिमाचल प्रदेश। कौन सी पहाड़ियां? यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम बताओ। घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। नाम है उसका घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर। तो कालिका हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी निकलती है। निकलने के बाद याद रखना, एक तो जावों में जाव कौन सा? पंजाब। और एक साथ में कौन सा? हरियाणा। यहां प्रवाहित होती हुई एक नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और उस नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। अब घग्गर नदी राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो अगर जिला पूछे तो गंगानगर। कौन सा नगर? अगर बात करें कि कौन सी तहसील है तो अपनी है टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील? और गांव के नाम की बात करें तो वाड़ा ही वाड़ा, तलवाड़ा। ठीक है। तो घग्गर नदी जो है वो कौन से जिले में? गंगानगर। और तहसील की बात करें तो टिब्बी, और गांव की बात करें तो तलवाड़ा। यहां पे आती है और राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश। क्या करती है? फिर सॉरी गंगा, सॉरी हनुमानगढ़ है, सॉरी गलती हो गई। बता यार, बता दिया करो कहो जब थोड़ी बहुत गड़बड़ है जाए। तो कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कौन सी तहसील है? टिब्बी। और गांव पूछे तो कौन सा है अपना? तलवाड़ा। यहां प्रवेश करती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। और यहां पर एक दुर्ग पड़ता है, उस दुर्ग का नाम क्या है? भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है बताओ? कौन सा दुर्ग है?
और बटनेर दुर्ग में आकर उसके बाद यहीं पर क्या हो जाती है, वैसे ये विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? अगर तुमसे पूछे कि घग्गर नदी कहां से निकलती है, कालका हिमाचल प्रदेश, कौन सी पहाड़ियों से? शिवालिक। अगर पूछे कि राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश करती है, अगर तहसील की बात करें और गांव की बात करें तो, और कहां तक बहती हुई? बटनेर दुर्ग, और यहीं पर क्या हो जाती है? विलुप्त। क्योंकि घग्गर नदी कौन से प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की। कौन सी प्रवाह की? या आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है? नदी। अब सुनना कि इस नदी के द्वारा इस क्षेत्र में बनाया गया क्या होता है? मैदान। और उस मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? बेसिन। क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं? बेसिन। और इस बेसिन को यहां पर कहते हैं, बोलो क्या? पाट। क्या कहते हैं बताओ? अरे बोलो क्या कहते हैं? पाट। अगर बात करें कि हनुमानगढ़ में, कौन से गढ़ में? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में बताओ क्या कहेंगे? जल्दी बताओ, हनुमानगढ़ में क्या कहेंगे बताओ? अगर बेसिन को इस क्षेत्र में पाट कहा जाता तो हनुमानगढ़ में क्षेत्र को क्या, बेसिन को क्या कहेंगे बताओ? बताओ। अब तुम्हारे घर में जो पानी निकलता है गंदा, वो किसमें निकलता है? किसमें निकलता है? तो हनुमानगढ़ में इसके बेसिन को क्या कहते हैं बताओ? नाली। क्या कहते हैं? और वैसे बेसिन को क्या कहते हैं? पाट। क्या कहते हैं? पाट। अगर यही क्षेत्र, ध्यान रखना कि इस नदी में जब क्या आती है? बाढ़। क्या आती है बताओ? बाढ़। और बाढ़ आने के बाद याद रखना, हनुमानगढ़ के पास में कौन सा गढ़ है? अनूपगढ़। और अनूपगढ़ के बाद कौन सा नगर? गंगानगर। यहां होती हुई यह नदी कौन से तान में पहुंच जाती है? अरे बोलो कौन से तान में? और पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है, कौन सा अब्बास? फोर्ट अब्बास। कौन सा अब्बास? फोर्ट अब्बास तक कौन सी नदी पहुंच जाती है? घग्गर नदी। और यहां पर इसके बेसिन को कहा जाता है बताओ क्या? हकरा। बोलो क्या कहा जाता है? राजस्थान में क्या कहते हैं? पाट। हनुमानगढ़ में नाली। कौन सी दुर्ग के पास आकर विलुप्त होती है? बटनेर दुर्ग। कहां से? कालिका। कालिका कहां पड़ती है? कौन सी पहाड़ी? राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश? कौन सी तहसील? कौन सा गांव? यहां पर बेसिन को क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ में। अगर यह बाढ़ के दिनों में इसका जल कहां पहुंच जाए? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन से स्थान पर? तो इसके बेसिन को यहां क्या कहते हैं? अरे बोलो ना क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। अब सुनना, अब इसके द्वारा किसका निर्माण कर दिया गया? घग्गर बेसिन का। अब घग्गर बेसिन के अंदर क्या उत्पादित होगी बताओ? फसल। क्या उत्पादित होगी? और फसल के रूप में यहां पर क्या उत्पादित किया जाता है बताओ? चावल। इस कारण से घग्गर बेसिन को कहा जाता है बताओ? चावल बेसिन। कौन सा बेसिन कहते हैं? अरे बोलो कौन सा बेसिन कहते हैं? चावल बेसिन कहा जाता है। कौन से बेसिन को? घग्गर बेसिन। कौन से बेसिन को? आपसे पूछे कि राजस्थान के कौन से बेसिन को, किस नदी के द्वारा बनाए गए बेसिन को चावल बेसिन या फिर मैं कहूं राइस बेसिन के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा बताओ? कौन सा बेसिन? घग्गर बेसिन। घग्गर नदी कहां से निकलती है? कालिका हिमाचल प्रदेश की। राजस्थान में प्रवेश, तहसील, गांव, कहां विलुप्त होती है वैसे? और बेसिन को पाट। हनुमानगढ़ में, पाकिस्तान में क्या कहते हैं? और यहां पर फसल मुक्ति कौन सी होती है? और चावल बेसिन भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? नहीं आई? ये कौन सा बेसिन था अपना? बना दो फटाफट और फिर लिखना। हाँ ये उतार लो। क्यों कमेंट कर रहे हो तू?
बतरा ले तुम छोड़ा। वैसे गुरुजी ने लिख रहा को क्लास में मोबाइल का उपयोग वर्जित है, लेकिन सब उपयोग करो। तो एक लिख रहा को मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बना लिया, अब लिखो। बना लिया, लिखो तो। लिख लो भाई, जल्दी ने क्या है, फिर आगे कर लो, बता देंगे। लिखो, देखो घग्गर बेसिन का निर्माण, घग्गर बेसिन का निर्माण, घग्गर बेसिन का निर्माण घग्गर नदी के द्वारा किया जाता है। घग्गर बेसिन का निर्माण घग्गर नदी के द्वारा किया जाता है। अगला लिखना, घग्गर नदी का उद्गम, अगली लाइन से, घग्गर नदी का उद्गम कालिका हिमाचल प्रदेश, कालिका हिमाचल प्रदेश, कालिका हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, जो पंजाब व हरियाणा राज्य में प्रवाहित होती हुई, जो पंजाब हरियाणा राज्यों में प्रवाहित होती हुई राजस्थान के
हनुमानगढ़ जिले की, हनुमानगढ़ जिले में, ऐसे लिखना, हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के, टिब्बी तहसील के टिब्बी तहसील के, कौन सी तहसील के, तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। कौन से गांव में प्रवेश करती है? नेक्स्ट लिखो। लिखो अगला, घग्गर नदी, घग्गर नदी हनुमानगढ़ के, हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग तक बहती है, हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग तक बहती है, तथा वहीं यह विलुप्त हो जाती है, तथा वहीं यह विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। एक नोट डाल के लिखना, विलुप्त हो जाती है, नोट में लिखना। वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में जब इस नदी में बाढ़ आती है, जब इस नदी में बाढ़ आती है, जब इस नदी में क्या आती है? बाढ़ आती है, तो इसका जल, तो इसका जल अनूपगढ़ व गंगानगर होते हुए, अनूपगढ़ व गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक, गंगानगर, अनूपगढ़ व गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। नेक्स्ट लिखना, घग्गर नदी के बेसिन को, घग्गर नदी के बेसिन को पाट कहते हैं, पाट कहते हैं, क्या कहते हैं? तथा हनुमानगढ़ में, तथा हनुमानगढ़ में, बेसिन का मतलब होता है मैदान, तथा हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, तथा हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नोट डाल लिखना। पाकिस्तान में इसके बेसिन को, पाकिस्तान में इसके बेसिन को हकरा कहते हैं, पाकिस्तान में इसके बेसिन को हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट लिखना, घग्गर बेसिन में, घग्गर बेसिन में मुख्यतः चावल उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है। इस कारण, इस कारण इसे राइस बेसिन भी कहते हैं, इस कारण इसे राइस बेसिन भी कहते हैं। कौन सा बेसिन?
इस बेसिन की मृदा भूरी मटमैली होती है, भूरी मटमैली होती है, भूरी मटमैली होती है। ठीक है, बस।